My dear student, now I am going to explain the Tiger King in Hindi. Please listen the audio. बात उस समय की है जब प्रतिबंधपुरम नामक एक राज्य दक्षिण भारत में हुआ करता था, जिसके महाराजा का नाम जिलानी जुंगजुंग बहादुर था। उसका जब जन्म हुआ, जब वह केवल 10 दिन का था, तो शाही जो ज्योतिष थे वह आए और कहे कि एक दिन यह बालक मरेगा। इस पर उस 10 दिन के बच्चे ने कहा कि मरना तो सभी को है, तो आपने नया चीज़ क्या बोला। पहले तो ज्योतिषों ने 10 दिन के बच्चे द्वारा बोलने पर बड़ा ही आश्चर्य जताया, लेकिन फिर उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे जो मरने का कारण है वह युवा अवस्था में ही है और तुम टाइगर से मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो उत्पत्ति हुआ है वह वृषभ आवर में हुआ है, यानी बुल के समय में हुआ है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु टाइगर से होगी। टाइगर और बुल से आपस में बनती नहीं है, इसलिए तुम बुल से मारे जाओगे। आगे यही राजकुमार जब 20 वर्ष का होता है तो राजगद्दी संवारता है प्रतिबंधपुरम का, और शाही ज्योतिषियों को एक टाइगर मार के भिजवाता है। कहता है कि अब तो मेरा खतरा ख़त्म हो गया ना टाइगर से मरने का। इस पर वह ज्योतिषी कहते हैं कि नहीं, ऐसा यदि आप 99 टाइगर भी मार दो तब भी आपका खतरा नहीं जाएगा। आप 100 टाइगर यदि वध कर दोगे तो आपका खतरा चला जाएगा, क्योंकि आपकी मृत्यु 100वें टाइगर से है। और यदि 100वें टाइगर से आपकी मृत्यु नहीं हुई, यदि यह घटना गलत हो गया, तो हम अपनी ज्योतिष की सारी किताबें को जला दूंगा और एक बीमा एजेंट का काम करना शुरू कर दूंगा। उसी समय टाइगर किंग ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं पूरे 100 टाइगर का वध करूंगा और अपने राज्य में टाइगर हंटिंग पर किसी और पर प्रतिबंध लगा दिया। कह दिया कि यदि किसी और ने मेरे राज्य में टाइगर का हंट किया, शिकार किया, तो मैं उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा। कुछ समय के बाद जब वो टाइगर का वध करना शुरू कर दिया तो उसके राज्य में ब्रिटिश ऑफिसर्स आए और उन्होंने वहाँ पर टाइगर हंटिंग की इच्छा जताई, लेकिन टाइगर किंग उन्हें मना करवा दिया। और इसका परिणाम वो जानता भी था कि उसे अपना राज्य भी गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर उस समय ब्रिटिश का आधिपत्य था हमारे देश में, भारत में। फिर उसने अपने दीवान से मंत्रणा किया कि वे अब सिंहासन को कैसे बचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में एक ज्वेलर्स की एक अंग्रेजी कंपनी या दुकान से हीरे के छल्ले मंगवाए और करीब 50 अच्छे रिंग्स मंगवाए और उसको उन ऑफिसर के पत्नी को भिजवा दिया कि जिससे उसमें उन्हें जो भी पसंद आए, एक दो वो पसंद करके ले लेंगे। लेकिन वह ऑफिसर की पत्नी थोड़ी लालची थी और उसने कहा कि मुझे सब पसंद है, यानी 50 अंगूठियाँ पसंद थी और उसने रख लिया। वो करीब उस ज़माने में 3 लाख की अंगूठी थी और टाइगर किंग वह पूरा का पूरा बियर किया, यानी 3 लाख वहन किया, लेकिन उसका राज्य अब सुरक्षित हो गया। राजा ने अपने जंगलों में बाघों को मारना जारी रखा और उसने लगभग अभी 70 बाघों को ही मारा होगा कि अब उसके राज्य में एक भी बाघ शेष नहीं बचे। अब उसने ऐसा राजा की बेटी से शादी करने का फैसला किया जिसके राज्य में बहुतायत यानी प्रचुर मात्रा में बाघ हो। राजा को ऐसा राज्य व राजकुमारी मिल भी जाती है और वह अपने ससुराल जब भी जाता बाघों का शिकार करता, और इस तरह से उसने 29 बाघों को और मार डाला, परंतु ससुराल में भी अब एक भी बाघ नहीं शेष रहे। अर्थात अपने राज्य के 70 और ससुराल के
29 मिलकर के 99 बाघ ही हुए थे, एक कम पड़ रहा था, जैसा कि ज्योतिष ने 100वें बाघ से मृत्यु का खतरा बताया था उसे। अब राजा 100वें टाइगर के लिए खोज प्रारंभ करवाया। तभी किसी ने सूचना दी कि बगल के पहाड़ी वाले गांव में भेड़ें गायब हो रही हैं। उसे संदेह हो गया कि कोई बाघ वहाँ जरूर होगा, क्योंकि भेड़ को बाघ ही खा रहा होगा, वही गायब कर रहा होगा। उसने अपने कर्मचारियों के साथ वहाँ कैंपिंग किया, कैंप लगवा दिया और उन गांवों को यह आदेश दिया कि 3 साल तक तुम लोग को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, कोई कर नहीं लिया जाएगा यदि तुम लोग बाघ को बता दोगे। लेकिन जब बहुत दिन वह प्रयास किया और टाइगर वहाँ नहीं मिला, तो उन गांव वालों का जो टैक्स था वह दूना भी कर दिया कि अब तुम्हें दूना टैक्स भरना पड़ेगा, तुम लोग कहीं बाघ को छिपा रखे हो। और उसने अपने दीवान को बुलाया और अपनी नाराज़गी व्यक्त की। उसने कहा यदि 100वां टाइगर नहीं मिला तो मैं आप सभी को नौकरी से निकाल दूंगा, आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। दीवान समझ गया कि यदि 100वां टाइगर नहीं दिया तो उसकी नौकरी खतरे में होगी। वह रात में ही चेन्नई के एक जू से टाइगर लाया था और अपनी पत्नी के सहयोग से वह टाइगर कार में रख करके वह सुबह होते होते जहाँ राजा कैंपिंग किया था छोड़ने में कामयाब रहा। अगली सुबह जब राजा ने जैसे ही उस बेचारे बाघ को देखा, गोली मार दिया। बाघ एक बार में ही ढेर हो गया और राजा खुश हो गया कि उसका मिशन पूरा हो गया है। इससे खुश होकर उसने अपने कारिंदों को आदेश दिया कि बाघ को एक बड़े जुलूस में नगर में लाना चाहिए। फिर वह चला गया, लेकिन जैसे ही कारिंदे बाघ के पास गए वह अभी जिंदा था, यानी बाघ अभी मरा नहीं था। वह केवल गोली की आवाज़ से जो उसके कान के पास से गुजर गई थी वह अचेत हो गया था। कारिंदों ने महाराजा की नाराज़गी के डर से इसे गुप्त रखते हुए, यानी उसका जीवित रहने को गुप्त रखते हुए अपनी गोली मार दिया और उसे एक जुलूस के माध्यम से नगर में घुमाया और उसे दफना दिया गया और एक मकबरा उसके कब्र पर बना दिया गया। इस तरह से 100वां बाघ कारिंदे द्वारा मारा गया, न कि टाइगर किंग द्वारा। लेकिन टाइगर किंग काफ़ी खुश था कि उसका मौत टल गया और अब वह सुरक्षित है। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का जन्मदिन था। अभी तक राजा इन बाघ के शिकार में ही इतना व्यस्त था कि अपने परिवार के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाया था। उसका 3 वर्ष का लड़का था, उसका 3रा जन्मदिन था। उसे सही से सेलिब्रेट करना चाहता था और उसके लिए एक उपयुक्त उपहार भी देना चाहता था। वह एक लकड़ी का बाघ का खिलौना चुनता है बाजार से। यह खिलौना रफ था तथा अकुशल कारीगरों द्वारा निर्मित था, परंतु इसके दुकानदार ने इसकी कीमत को 300 रुपया बता करके राजा को ऐसा दिखा दिया कि यह काफ़ी अच्छा और बढ़िया खिलौना है, और राजा ने उसे अपने बेटे के भेंट के लिए खरीद भी लिया। राजा अपने बच्चे के साथ उस लकड़ी के खिलौने से खेल रहा था, लेकिन तभी एक फांस उसके दाहिने हाथ में चुभ जा गया। राजा ने उस फांस को तो निकाल दिया, लेकिन उससे भयंकर संक्रमण हो गया और दर्द भी बढ़ गया। चेन्नई से सर्जन आए और ऑपरेशन किए और अंत में घोषणा किए ऑपरेशन सफल रहा, राजा मर चुका है। इस प्रकार से ज्योतिष की भविष्यवाणी भी सही रही और राजा की मृत्यु भी टाइगर से ही हुई, बेशक वह एक टॉयज ही क्यों न था। अगर देखा जाए तो यह कहानी पूरा का पूरा सरकास्टिक और एक टांट है। यह जो टाइगर किंग है एक इमेजिनरी है, रियलिटी नहीं है। लेकिन उस ज़माने में जब यह काल्की दक्षिण भारत के जो लेखक थे जिन्होंने इस कहानी को लिखा था, वह उस समय जो अनावश्यक बिना किसी उद्देश्य के अपने मनोरंजन के लिए
राजाओं द्वारा शेर का, टाइगर का, यानी तमाम वन्य जीवों का जो शिकार किया जाता था केवल मनोरंजन के लिए, वह इसे काफ़ी गलत मानते थे और उसी पर एक कटाक्ष स्वरूप यह नाटक को लिखे थे। थैंक यू। कल मैं आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने अंग्रेजी में भी आपको ऑडियो भेज दिया है और हिंदी में भी ऑडियो भेज दिया है। कल मैं इससे कुछ चुनिंदे प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होगा। थैंक यू वेरी मच।